हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। बेटा आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में मोस्ट वेलकम है, बहुत स्वागत है। बेटा पिछले लेक्चर में आप लोगों को हमने वैद्युत चालन वाला चैप्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाला फिनिश कर दिया था विथ न्यूमेरिकल्स, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ने बढ़िया प्रैक्टिस की होगी, अपने न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर किया होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपने चैप्टर को अपने फिनिश कर लिया। आज चलते हैं हम नए चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परपथ। चलिए टाइम ना बर्बाद करिए, अपना नोट सामने रखिए, पेन हाथ में रखिए और चैप्टर नंबर 6 डाल दीजिए। चैप्टर नंबर 6, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। इसको इंग्लिश में बेटा इस तरह से लिखेंगे, किरचॉफ्स लॉज एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये है बेटा आज का चैप्टर, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परपथ। बेटा बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम इसके क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की, बल्कि इस चैप्टर की ही बात कर रहे हैं। बहुत वैल्यूएट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलना ही मिलना है, और बाकी फिर भी हम आपको इसकी एक्स्ट्रा चीजें ना बता के आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बताएंगे। लेकिन इस चैप्टर से आप श्योर मानिए 101% एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलना है। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। चलिए चैप्टर का नाम आप सबने डाल दिया, शुरुआत करते हैं हम। बेटा थोड़ी सी छोटी एक दो चीजें आप समझ लो, बस इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग वाले वो हम कराएंगे आज के लेक्चर में। और आज का लेक्चर पार्ट 1 में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, पार्ट 2 में आपको न्यूमेरिकल दे देंगे सीधा। ठीक, यानी 2 ही पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो अगर शुरुआत की जाए इस चैप्टर की, तो बेटा हम सबसे पहले समझें कि वैद्युत सेल क्या होता है। ठीक, अच्छी तरह से आपने सब बचपन से सुनते चले आ रहे, पढ़ते चले आ रहे, है ना, देखते भी चले आ रहे कि सेल क्या है। सेल देखते रहते, टॉर्च में पड़ा है, घड़ी में पड़ा है, रिमोट में पड़ा है ना, यही सेल होता है। लेकिन आप जिस शेप में सेल को देखते हैं बेटा, बुक्स में फिजिक्स पढ़ने में आपको वैसा देखने में नहीं मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स में जब आप किताबों में देखेंगे तब आपको सेल की आकृति कुछ दूसरी मिलेगी। बेटा समझने की कोशिश करो थोड़ा, सेल है क्या पहले हम ये समझें। आपने बचपन में अगर कुछ शरारत की हो तो सेल को कभी आपने ऑपरेट कर दिया, उसका पूरा ऑपरेशन कर दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, टुकड़े कर दिए। लेकिन उसके अंदर जब आप देखते हैं तोड़ने फोड़ने के बाद, तो काला एक कार्बन निकलता है। बेटा वो केमिकल होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। और जब रासायनिक पदार्थ है बेटा, उसमें तो रासायनिक ऊर्जा होगी, राइट। अब हमने टॉर्च में डाला, उसका स्विच ऑन किया, टॉर्च में जो बल्ब लगा था वो जल गया। बल्ब में कौन सी ऊर्जा है भाई? वो जैसे लाइट से जलाते हैं, आप लाइट से जलाते तो वैद्युत ऊर्जा होती कि नहीं, उसी तरह तो वो जल गया। इसका मतलब वो जो रासायनिक ऊर्जा थी उस रासायनिक पदार्थ में, वो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गई? वैद्युत ऊर्जा में बदल गई, क्योंकि बल्ब जल गया। तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उसी का नाम वैद्युत सेल है। आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे? यह एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर, चूंकि आप रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में बदलने के बाद आप क्या देखते?
बल्ब बराबर जल रहा है, यानी बल्ब में धारा प्रवाहित हो रही है, बल्ब में आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। डेफिनेशन लिखिए, यह एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब सेल होता कैसा है बेटा, जैसे ये देखिए आप ध्यान से, ये एक पॉट है कोई, और इसमें जो है कोई रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है। इसमें बेटा कोई रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है, ठीक। और इसमें हमने 2 प्लेटें डाल दी, ये दीजिए, ये 2 प्लेटें हमने इसमें डाल दी। ठीक, ये जो रासायनिक पदार्थ भरा हुआ उसमें हमने 2 प्लेटें डाल दी। इसमें से एक प्लेट धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक। जो प्लेट धनात्मक होती है बेटा उसको हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और जो ऋणात्मक होती है उसको कैथोड कहते हैं। एनोड, कैथोड, या इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं धनोद और ऋणोद। ये जो प्लेटें हैं बेटा धातु की प्लेटें होती हैं, और ये प्लेटें जिस विलयन में ये जो भरा हुआ है ना, विलयन है ना, जिस विलयन में डूबी रहती हैं, इस विलयन को, इस द्रव को विद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट कहते हैं। विद्युत अपघट्ट कहते हैं, ठीक। ये है सेल। लेकिन जब आप बुक्स में उसका शेप देखेंगे तो बेटा इस तरह का मिलेगा आपको। ये बड़ी प्लेट है, ये धनात्मक होती है, और छोटी प्लेट ऋणात्मक होती है। इसको कहते हैं वैद्युत सेल। इस तरह से हम जब कई सेलों को जोड़ देते हैं, है ना, कई सेलों को जोड़ देते हैं, तो सेलों को जब हम संयोजित कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो ये देखिए, कई सेलों को जब हम जोड़ देते हैं तो फिर ये बैटरी बन जाती है। बेटा ये वैद्युत सेल है। क्या है? ये वैद्युत सेल है। और ये क्या है? जब कई सेलों को हम संयोजित कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम कह देते हैं बैटरी। यानी सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बैटरी कहते हैं। समझ गया ना बेटा? सेल, ठीक। एक धनात्मक प्लेट होती है, एक ऋणात्मक प्लेट होती है। बैटरी में आपने अक्सर देखा होगा, आपके घरों में इन्वर्टर बैटरी रखी रहती है। हालांकि आप लोग तो बैटरा कह देते हैं, भाई थोड़ा सा बड़ी क्या हो गई बैटरी, बैटरा कह दिया, है ना। चलिए, बैटरी में क्या देखते हैं आप? आपने देखा होगा 5-6 उसमें ढक्कन होते हैं। उन ढक्कन को हटाओ तो अंदर, बैटरी के अंदर विलयन भरा रहता है, विद्युत अपघट्ट जिसको कहते हैं। और उन ढक्कनों में, हर ढक्कन में के नीचे 2-2 प्लेटें, मतलब उसमें प्लेटें होती हैं, है ना। और उसमें बैटरी के ही ऊपर आप जब देखोगे तो एक तरफ प्लस बना रहता है, एक तरफ माइनस बना रहता है। 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल, एक प्लस टर्मिनल, एक माइनस टर्मिनल, है ना। इसको हम सिरा भी कह देते हैं, धन सिरा और ऋण सिरा। आप इन्वर्टर का एक वायर धन सिरे में जोड़ देते हैं, धन वाला, और ऋण वाला ऋण सिरे में जोड़ देते हैं। इसके बाद कनेक्टिविटी हो जाती है और आप करंट की सप्लाई लेते हैं, ठीक। तो बैटरी के संयोजन को
सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। उम्मीद है कि आप सेल भी समझ गए होंगे और बैटरी भी समझ गए होंगे। ठीक, अब इसी सेल के अंदर हमें दो चीजें पढ़ना है विशेष तौर पर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, एक एक नंबर की बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, अक्सर पूछी जाती हैं, लेकिन हम इसलिए भी बता रहे हैं कि आपको आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन में ये सारी चीजें डिस्टर्ब करेंगी, तो आप जान जाएंगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक, हेडिंग लगा लीजिए आप, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक, इलेक्ट्रोमोमेंट फोर्स, इसलिए हम इसको शॉर्ट में कह देते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोमेंट फोर्स, विद्युत वाहक बल। और अगर हिंदी में कहना चाहें तो विद्युत का वी ले लो, वाहक का वा ले लो, बल का बा ले लो, तो वी वा बा, वी वा बा, वी वा बा, विद्युत वाहक बल। ठीक, क्या होता है बेटा विद्युत वाहक बल? अगर हम विद्युत वाहक बल को जानेंगे तो इस तरह जानेंगे कि इसे बेटा ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई। अब आप कहोगे पीछे हम एक चैप्टर में पढ़े आए हैं कैपिटल ई, क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी तो इलेक्ट्रोमोमेंट फोर्स है, इसको भी हम ई से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बात नंबर 2, विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है W/Q। बात नंबर 3, अगर हम यहां पर कंडीशन लगा दें कि Q बराबर 1 कूलाम है, तब E बराबर W/1 यानी W, विद्युत वाहक बल कार्य के बराबर है। अब आप उसकी डेफिनेशन सुनिए, लिखिए अपने नोट्स में। क्या लिखेंगे? देखिए, सेल को, आवेश को एकांक कर दिया, आवेश को एकांक कर दिया, तब सेल द्वारा किया गया जो कार्य है वो विद्युत वाहक बल के बराबर है ना? किसी, अब परिभाषा सुनिए, किसी वैद्युत परपथ में एकांक आवेश को, किसी वैद्युत परपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा किए गए कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी वैद्युत परपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा किए गए कार्य को उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सूत्र आपके सामने रखा है, तो बेटा मात्रक आप बना सकते हैं। इसका मात्रक बेटा पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, V बराबर वैद्युत विभव, V बराबर W/Q। ठीक है, तो वही उसका मात्रक और विमी सूत्र जो था, वही इसका मात्रक और विमी सूत्र होगा। तो इसका मात्रक क्या बनेगा बेटा? कार्य का मात्रक जूल, बटे का मतलब प्रति, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम होता है ना? जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। चलिए विमी सूत्र की बात करें, है ना? इसका विमी सूत्र बेटा, विमी सूत्र याद है, भूल गए? जो V का विमी सूत्र वही E का विमी सूत्र तो एक ही है। ठीक, तो इसका विमी सूत्र क्या होगा? चलो देखो, अगर आप भूल गए तो W/Q के हिसाब से, बेटा हम तो भूल जाते हैं, आपको याद हो तो आप परीक्षा में लिखिएगा, हम भूल जाते हैं। 22 साल के अध्यापन कार्य में हम विमी सूत्र रट नहीं पाए, और बेटा ना ही हम आपको सलाह देते हैं कि आप रटो। ठीक, आपको याद हो तो आप ये मत सोचना कि अरे भाई मुझे तो बहुत बढ़िया याद है? लेकिन नहीं, जब आप परीक्षा के नज़दीक पहुंचेंगे तो उस टाइम हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करने में दिमाग इतना मिक्स हो जाता है कि बेटा विद्युत वाहक बल का विमी सूत्र आप खा जाओगे, और जब खा जाओगे तो उसको उगलोगे कैसे? ठीक, समझो, W कार्य है, कार्य का विमी सूत्र mL2T-2 होता है, Q आवेश है, आवेश का विमी सूत्र A/T होता है। बस इसको आप ट्रांसफर कर लो, ऊपर mL2
t-2 है और ये t की पावर 1 है, ऊपर कर दो ये -1 हो जाएगा और ये -2 पहले से है, t-3 हो गया, a की पावर 1 है, ऊपर कर दो a -1 हो गया। ये बेटा इसका विधि सूत्र होता है। ठीक, एक चीज और जान लो, आप हेडिंग लगा सकते हैं, विद्युत वाहक बल की प्रकृति, विद्युत वाहक बल की प्रकृति। देखिए प्रकृति किस तरह से पहचानते हैं। धारा की दिशा में अगर आप जा रहे हैं, अक्सर इसमें गलतियां हो जाती हैं, न्यूमेरिकल डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, जरा सी गलती, हम ये नहीं पहचान पाते यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रकृति का मतलब धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो हम ये पहचान नहीं पाते कि विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। बहुत आराम से आज समझ लो, आप कभी नहीं भूलोगे। आप सर्किट में जाओगे, एरो बना रहता है और एरो बताता है धारा की दिशा को, हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था, एरो धारा की दिशा को बताता है ना। धारा में दिशा होती है, ये भी बताया था कि दिशा होते हुए भी धारा सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है। कारण क्या बताया था हमने बेटा, ये वेक्टर नियमों का पालन नहीं करती। ठीक, अच्छा, तो अगर आप धारा की दिशा में जाए, जैसे एरो इस तरफ को लगा तो आप इस तरफ को धारा जा रही, तो धारा की दिशा में जब आप चलोगे और अगर सेल मिला तो ऋण प्लेट, छोटी प्लेट से, ऋण माने छोटी है ना, या धन माने बड़ी, तो ऋण धन कह दो चाहे छोटी बड़ी कह दो, तो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जब आप जाओगे, ऋण प्लेट से धन प्लेट मिलेगी तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा, और अगर धन प्लेट से ऋण प्लेट मिलेगी तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। ठीक, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चलने पर ऋण से धन प्लेट मिलने पर विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। कहाँ? धारा की दिशा में चलने पर। जब हम धारा की दिशा में जाएंगे, जहां धारा जा रही है उस ओर जाएंगे, और अगर हमको सेल मिला तो ऋण प्लेट से धन प्लेट की तरफ जाएंगे। यानी मान लो सेल मिला, और सेल जब मिला तो पहले ऋण प्लेट मिली फिर धन, तो अगर ऋण से धन मिल रही तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा, और धन से ऋण मिल रही तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझा, एक हमने ये लिया, लो ये ले लिया हमने 5 सेल, इसका विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट, इसका 1 वोल्ट, इसका 8 वोल्ट, इसका 4 वोल्ट, ऐसे मान लिया। और मान लीजिए कि धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है बेटा, ऐसे इस दिशा में प्रवाहित हो रही है ना। और अब आप कहां से चल रहे हैं? अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में, तो चलिए भाई धारा की दिशा में चलिए। आप यहां से चलेंगे तो यहां से जब चले बेटा तो यहां से ऐसे चले, ऐसे देखो भाई, ऐसे चले तो पहले ऋण प्लेट मिली ना, जब यहां से चले तो ये देखो पहले ऋण प्लेट मिली फिर धन प्लेट, तो जब ऋण से धन प्लेट मिले तो विद्युत वाहक बल धनात्मक, फिर आगे बढ़े। अब धन प्लेट पहले मिली फिर ऋण प्लेट, तो धन से ऋण प्लेट मिले तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक, फिर आगे बढ़े, धन से ऋण मिल रही ऋणात्मक, धन से ऋण मिल रही ऋणात्मक, ऋण से धन मिल रही धनात्मक। ठीक, तो कुल विद्युत वाहक बल बेटा इसका क्या हो जाएगा? फिर से एक बार देखो, ऋण ऐसे चले ना, ऐसे ऋण से धन मिली तो कैसा होगा? धनात्मक। फिर आगे बढ़े तो ये धन से ऋण मिल रही तो ऋणात्मक होगा, आगे बढ़े धन से ऋण मिल रही तो ऋणात्मक -1, फिर आगे बढ़े धन से ऋण मिल रही तो ऋणात्मक -2, फिर आगे बढ़े ऋण से धन मिल रही तो धनात्मक +3। बेटा प्लस प्लस के देख लो कितना, 4 3 7 है, और माइनस माइनस का 8 1 9 2 11 है, 7 से 11 घट गया, माइनस का 4 वोल्ट आ गया विद्युत वाहक बल।
इस तरह से हम विद्युत वाहक बल निकालते हैं। धारा की दिशा में चलने पे हम देखेंगे कि अगर सेल टकराया और ऋण प्लेट से धन प्लेट मिल रही है, पहले ऋण फिर धन, तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। और अगर धन प्लेट पहले मिल रही है फिर ऋण प्लेट मिल रही है तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। ठीक, ये था विद्युत वाहक बल। एक छोटी सी हेडिंग बेटा और आप लगा लीजिए और उसको हम बता दें, आप लोग लिख लीजिए। हेडिंग लगाइए, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध लिखिए। सेल के ही अंदर होता है। देखिए क्या होता है, परिभाषा लिखो आप। सेल की दोनों प्लेटों के बीच, सेल की दोनों प्लेटों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में, सेल की दोनों प्लेटों के बीच प्रवाहित धारा के मार्ग में विलयन द्वारा उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल आपने अच्छे से समझा, ये सेल होता है बेटा, ये धनात्मक प्लेट, ये ऋणात्मक प्लेट। अब सेल है तो धारा तो प्रवाहित होगी, और बेटा धारा हमेशा एनोड से प्रवाहित होती है। धारा की प्रवाहित होने की भी कंडीशन हम बता दें, परपथ के बाहर, सेल के बाहर धारा हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है। ऐसे सेल के बाहर, कहा, सेल के बाहर जो है वो धारा हमेशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। और अगर हम सेल के भीतर की बात करेंगे तो सेल के भीतर बेटा धारा कहाँ होती है, ऋण प्लेट से, ओ सॉरी, हाँ ठीक ठीक ठीक, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, और सेल के अंदर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। सेल के बाहर धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर हो रही, और सेल के भीतर यानी सेल के अंदर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, तो सेल से धारा प्रवाहित होती है ना दोनों प्लेटों के बीच में। ठीक, तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच प्रवाहित धारा के मार्ग में विलयन द्वारा उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लिखिए आप डेफिनेशन, सेल की दोनों प्लेटों के बीच प्रवाहित धारा के मार्ग में विलयन द्वारा उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर से, रेजिस्टेंस माने ही प्रतिरोध होता है, लेकिन बेटा इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए, विभवांतर के बारे में आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, विद्युत वाहक बल के बारे में अभी पढ़ा, और आंतरिक प्रतिरोध अभी हाल पढ़ा। ठीक, विभवांतर V, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, और विद्युत वाहक बल कैपिटल E, इन तीनों में एक संबंध होता है, एक रिश्तेदारी होती है। उन तीनों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को स्थापित करना है। एक क्वेश्चन लगाइए, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। थोड़ी सी 2 लाइनें आप लिख लीजिए, आंसर में हेडिंग लगा लीजिए व्यंजक, और 2 लाइनें आप लिख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। यदि
Q आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य W हो, यदि Q आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य W हो, तब सेल का विद्युत वाहक बल चलो देखो बेटा, E बराबर W/Q है ना बेटा। अगर हम त्रियक गुणा करा दें तो W बराबर क्या बनेगा, E इंटू क्यू। यानी सेल के द्वारा किया गया कार्य W कितना आ गया, E इंटू क्यू। जबकि आप जानते हैं अच्छे से कि Q बराबर क्या होता, IT। ठीक, बहुत सिंपल सा व्यंजक है, सिंपल सा डेरिवेशन, 3 स्टेप। एक हमने निकाला सेल द्वारा किया गया कार्य, ठीक, और एक निकालेंगे हम बाह्य प्रतिरोध के कारण किया गया कार्य, एक निकालेंगे हम आंतरिक प्रतिरोध के द्वारा किया गया कार्य। होता क्या है बेटा, जैसे ये एक सेल है, समझो ये एक सेल है, सेल के बगल में जो छोटा सा रेजिस्टेंस लगा रहता है उसको हम कह देते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और सेल में ही होता है विद्युत वाहक बल E, ठीक। और इसको हमने बेटा किसी अमीटर के द्वारा एक बाह्य प्रतिरोध से हमने इस तरीके से जोड़ दिया। एक हमने इसमें कुंजी लगा दी, कुंजी के फॉर की मीन्स कुंजी, और कुंजी मीन्स स्विच। आप अपने घरों में क्या कह देते हैं, स्विच या बटन कह देते हैं, बटन दाओ, लाइट का बटन दाओ, CFL का बटन दाब दो, बटन बंद कर दो। बेटा सर्किट में की पढ़ते हैं कुंजी, उसी कुंजी को कह देते हैं स्विच। अगर अभी हम सर्किट में देखें तो बेटा गौर से देखो तो कुंजी में तार टूटा टूटा सा दिखाई दे रहा, यानी कुंजी अभी बंद है, सॉरी कुंजी अभी खुली है, कुंजी अभी खुली है, ठीक। आप घर में जब आप कहते हैं कि स्विच खोल दो, तो स्विच खोलने का मतलब कि धारा प्रवाहित होने लगती है, करंट चालू हो जाता है, बल्ब जल जाता है ना। स्विच खोल दो तो बल्ब जल गया, यानी धारा प्रवाहित होने लगी। लेकिन इसमें उल्टा होता है, जब बेटा कुंजी खुली होगी तो धारा नहीं प्रवाहित होगी। देखो ना गौर से आप, टूटी है, तार टूटा है वहां, ठीक। और कुंजी बंद हो जाए, यानी जब तार टच हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि कुंजी बंद कर दी, और कुंजी बंद हो जाएगी तो धारा प्रवाहित होने लगेगी। जबकि आप अपने घर में क्या कहते हैं, स्विच बंद कर दो बेटा धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी, स्विच खोल दो बेटा धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक। इसमें उल्टा होता है। चलिए यहां से धारा प्रवाहित हो, आइए तो बेटा Q बराबर I टू T होता, तो W बराबर क्या हो गया, E इंटू आई टी। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब आप निकालिए बाह्य प्रतिरोध R के कारण सेल द्वारा किया गया कार्य। बाह्य प्रतिरोध R के कारण किया गया कार्य उसको हम बेटा देखिए, बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य कार्य ही आएगा, उसको हम मान लेते हैं EXT, यानी W एक्सटर्नल बाह्य कार्य। और W एक्सटर्नल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, V बराबर W/Q होता है, W बराबर V इंटू क्यू होगा, V इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक। और Q बराबर IT होता है, तो बेटा W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, VIT। इक्वेशन सेकंड मान लिया। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r होता है ना, अभी बताया था। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के कारण किया गया कार्य। बेटा आंतरिक प्रतिरोध है तो आंतरिक कार्य होगा, इसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, आंतरिक, W इंटरनल है ना, और वो भी वही होगा V इंटू क्यू, ठीक। अब आप समझना ध्यान से, V क्या है, आंतरिक प्रतिरोध के कारण किया गया कार्य है, तो यहाँ पे V क्या होगा, V बराबर होगा I इंटू आर, ओम के नियम से, ठीक। और स्मॉल r इसलिए ले रहे, आंतरिक प्रतिरोध के कारण कार्य निकाल रहे, और Q बराबर क्या होता, IT। तो बेटा ये क्या हो गया, I स्क्वायर इंटू आर टी, तो W इंटरनल कितना आ गया,
आई स्क्वायर आर टी, समीकरण थर्ड। सेल द्वारा किया गया जो कुल कार्य है वो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होगा। यानी ये जो कुल कार्य है वो इन दोनों कार्यों के योग के बराबर होगा, है ना। समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से जो कुल कार्य W होगा वो W एक्सटर्नल और W इंटरनल के योग के बराबर होगा। तो बेटा W एक्सटर्नल, W क्या निकाला, तीनों के मान रखो। W क्या निकाला, EIT, एक्सटर्नल, W एक्सटर्नल कितना निकाला, VIT प्लस W इंटरनल कितना निकाला, I स्क्वायर RT। IT का भाग दे दो, IT का भाग दे दो बेटा। IT का भाग देने पर, IT का जब भाग देंगे तो यहाँ E बचेगा, यहाँ V बचा, प्लस IT कट गया तो एक I बचा और R बचा, IR। अगर हम IR को इस तरफ ले आए तो यहाँ V बचेगा और V बराबर हो जाएगा E माइनस IR। ये होता है बेटा टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक, इसको आप नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे, लेकिन नहीं उससे पहले एक चीज है ना, छोटी छोटी 2-3 कंडीशन बेटा ध्यान देना। यदि सेल धारा दे रहा हो, अगर सेल धारा दे रहा है तो बेटा उसका मतलब ये है कि सेल निरावेशित हो रहा है। आप सेल डाले हैं टॉर्च में और बल्ब जला रहे हैं तो धारा दे रहा है ना, तभी तो बल्ब जल रहा है। लेकिन धारा दे तो रहा है पर वो डिस्चार्ज भी हो रहा है, निरावेशित भी हो रहा है ना। तो यदि सेल धारा दे रहा हो अर्थात डिस्चार्ज हो रहा हो, तब उस कंडीशन में बेटा V का मान हमेशा E से कम होगा। याद रखना, न्यूमेरिकल में कहीं कहीं आप भटक जाओगे, अटक जाओगे, गलत कर जाओगे थोड़ी सी नादानी में। अगर सवाल बताएगा ना आपको कि सेल धारा दे रहा है या ले रहा है, उस हिसाब से आपको पुट करना है। तो अगर सेल धारा दे रहा है तो मतलब डिस्चार्ज हो रहा है तो V का मान E से कम होगा, V का मान E से कम होगा। मेरी बात को समझना पहले, V का मान E से कम होगा। तो बेटा आप गौर करो, आप ये क्या है, माइनस आई आ रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए इसको हटा दें। अच्छा अब आप ये बताओ कि V का मान E से कम है, ज्यादा है या बराबर है। अभी V E के बराबर है ना, V E के बराबर है। ठीक, जबकि हमने क्या बताया, अगर सेल धारा दे रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो V का मान E से कम होगा। तो बेटा E से कम करो, तो अब E से कम करने का मतलब क्या हुआ कि E से आप कुछ घटा दो, बस अपने आप कम हो जाएगा V का मान E से। मेरा मतलब सूत्र होगा V बराबर E माइनस IR जब सेल धारा दे रहा हो। दूसरी कंडीशन, यदि सेल धारा ले रहा का मतलब सेल धारा अगर ले रहा है तो इसका, अरे भाई आपने मोबाइल लगा दिया, मोबाइल में भी तो बैटरी होती है, बैटरी मतलब सेल। ठीक, तो वो अगर करंट ले रहा है, मोबाइल प्लग में लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, करंट ले रहा है, धारा ले रहा है, तो इसका मतलब क्या कहते हैं आप कि मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, आवेशित हो रहा है। ठीक, तो यदि सेल धारा ले रहा हो अर्थात चार्ज हो रहा हो तो V का मान बेटा E से बड़ा होगा। ध्यान रखो मेरी बात,
बी अगर सेल धारा ले रहा है तो बी का मान ई से बड़ा होगा। ठीक, अब समझो, थोड़ी देर को इसको हम हटा दें। अभी तो बेटा बी का मान ई के बराबर है, और अगर सेल धारा दे रहा है ना, ओ सॉरी, सेल धारा ले रहा है यानी चार्ज हो रहा है, तो बेटा अगर धारा ले रहा है तो बी का मान ई से बड़ा होगा। तो अब अभी तो बराबर है, बी का मान बड़ा कब होगा, जब हम इसमें कुछ जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे, बस वही आई आर जोड़ दो, तो b बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर। मेरा मतलब ये है कि आपने सूत्र क्या सिद्ध किया, b बराबर E माइनस आई आर सिद्ध किया ना, लेकिन b बराबर E माइनस आई आर कब लगाएंगे, जब सेल धारा दे रहा हो, और b बराबर E प्लस आई आर कब लगाएंगे, जब सेल धारा ले रहा हो। याद रखिएगा आप शॉर्ट में मेरी बात को, अगर सवाल में कह रहा है कि सेल धारा दे रहा है तो b बराबर E माइनस आई आर, जो कि अभी आपने सिद्ध किया था, वही लगाएंगे। अगर सेल धारा दे रहा है, और अगर सेल धारा ले रहा है तो फिर लगाएंगे b बराबर E प्लस आई आर। तो बस दे रहा है, ले रहा है, दे और ले, एक शब्द में आपका सवाल गलत हो गया। अगर सेल धारा दे रहा है तो आप क्या लगाएंगे, v बराबर E माइनस आई आर, और अगर धारा ले रहा है तो v बराबर E प्लस आई आर लगाएंगे। एक कंडीशन और, कि सेल ना तो धारा ले रहा है और ना धारा दे रहा है। यदि सेल ना धारा ले रहा हो और ना दे रहा हो, मतलब ना चार्ज हो रहा है ना डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसी कंडीशन बेटा, जब धारा ले ही नहीं रहा, धारा दे ही नहीं रहा, मतलब क्या हुआ, तो बेटा आई का मान तो 0 हो गया ना, आई से कोई मतलब ही नहीं रह गया, है ना, ना धारा दे रहा ना धारा ले रहा। और जब आई का मान हम 0 रखेंगे तो b बराबर क्या बनेगा, ई, b बराबर ई। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। आज का सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। और अच्छी चीज के लिए अगर थोड़ा सा इंतजार करना पड़े तो फिर उसका मजा अलग ही होता है ना। पहले जब बारात आया करती थी तो दूल्हे राजा का लोग इंतजार किया करते थे, दूल्हे राजा कहाँ हैं भाई, दिखाई दें, है ना। और जब बेटी विदा होके घर पहुंचे, तमाम महिलाएं इंतजार करती हैं, दुल्हन आ रही है भाई। बस तो अच्छी चीज कोई भी हो उसका इंतजार करना चाहिए। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, फिजिक्स का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, वैल्यूएट क्वेश्चन, यानी पूरी फिजिक्स में अगर बहुत मतलब जो बहुत वैल्यूएट क्वेश्चन हैं, है ना, 10 15 12 20 क्वेश्चन जो भी हैं, उन क्वेश्चंस में यानी टॉप 10 की लिस्ट में इस क्वेश्चन का नाम आता है। क्वेश्चन लिखिए, विद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। विद्युत परपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। बेटा किरचॉफ साहब ने 2 नियम दिए थे। नंबर 1 हेडिंग डालिए, प्रथम नियम। क्या था किरचॉफ साहब का पहला नियम, उन्होंने एक जंक्शन बनाया, एक संधि बनाई, देखो ध्यान से, ये संधि है, और उन्होंने ये बताया कि इस जंक्शन पर, इस संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही हैं, जितनी भी धाराएं मिल रही हैं,
ये इस तरीके से देखिए गौर से, ये एक जंक्शन है, ये एक संधि है बेटा, इसी संधि पर ही तो सारी धाराएं मिल रही। जंक्शन समझ गए ना आप, हिंदी में संधि कह सकते हैं, और उस जंक्शन पे सारी धाराएं मिल रही हैं। बेटा जंक्शन ही तो कहते हैं किसको, जहां सारी ट्रेनें आके मिलती हैं, है ना। तो मतलब जंक्शन का मतलब ये होता है, देखिए रेलवे स्टेशन और जंक्शन में फर्क होता है। रेलवे स्टेशन का मतलब ये होता है कि एक रूट से ही कोई ट्रेन आती है और दूसरे रूट पे चली जाती है, और जंक्शन का मतलब ये होता है कि कई रास्तों से आती हैं ट्रेनें और कई रास्तों में जाती हैं, उसी को हम जंक्शन कहते हैं। तो ये भी एक जंक्शन है, इसी जंक्शन पर कुछ धाराएं आके मिल रही हैं और कुछ धाराएं यहां से जा रही हैं। तो किरचॉफ साहब ने अपने पहले नियम में क्या बताया, लिखिएगा अब आप, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक। इट मीन्स सिग्मा आई यानी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। ये बताया था बेटा किरचॉफ साहब ने अपने पहले नियम में, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक। अब सुनिए आप, इस संधि पर जितनी धाराएं मिल रही सबका योग शून्य होता है, ठीक। लेकिन जो धारा संधि की ओर जा रही है वो धनात्मक होगी, और जो संधि से दूर जा रही है वो ऋणात्मक होती है। जो संधि की ओर जा रही है वो धनात्मक होगी, जो संधि से दूर जा रही है, देखना मेरी बात को, एरो को समझना, एरो को, जो संधि से दूर जा रही है वो ऋणात्मक होगी, जो संधि से दूर जा रही है ऋणात्मक होगी, जो संधि की ओर आ रही है धनात्मक होगी, जो संधि की ओर आ रही है धनात्मक होगी, और इन सभी धाराओं का योग शून्य होगा। अब अगर हम I1 यानी प्लस प्लस के सब ले लें, I4 प्लस I5 और माइनस के सब उस तरफ कर दें, तो इनकी किस्मत में भी बेटा प्लस आ जाएगा, है ना, क्यों कर्जे में लदे रहे। तो ये कौन सी धाराएं हैं, ये कौन सी धाराएं हैं जो संधि की ओर आ रही हैं, है ना, यही तो है। और ये कौन सी धाराएं हैं बेटा जो संधि से दूर जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक और मतलब निकल के आ गया। एक मतलब तो आपने समझ लिया कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, लेकिन एक और मतलब निकल के आ गया कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक। चलिए एक नोट पॉइंट बेटा इसके लिए आप लिख लें, एक नोट पॉइंट लिख लें, बड़ा कीमती नोट पॉइंट है, बड़ा कीमती नोट नहीं बेटा, नोट पॉइंट है, 1 नंबर में पूछा जाता है। किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम भी कहते हैं बेटा, इस नियम को धारा का नियम भी कहते हैं, धारा का नियम, KCL शॉर्ट में कह सकते हैं, KCL, ओ KPL हो जाता था, KCL का मतलब किरचॉफ करंट लॉ, धारा का नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं, ठीक। अब 1 नंबर में सबसे कीमती बात क्या है, इसमें सबसे कीमती बात यह है कि बेटा ये आवेश संरक्षण को व्यक्त करना। 1 नंबर में पूछा जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम किस भौतिक राशि को संरक्षित करता है, आवेश संरक्षण, यह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, दो चीजें आप दिमाग में रखिएगा,
इस नियम को धारा का नियम भी कहते हैं और यह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। बेटा जितना इंपॉर्टेंट किरचॉफ साहब का पहला नियम है, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट या कहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ये आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। एक नंबर में बहुत पूछा जाता है। किस तरह से क्वेश्चन आएगा? किरचॉफ का प्रथम नियम किस भौतिक राशि को संरक्षित करता है? आप लिख दीजिएगा, यह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, आवेश को संरक्षित करता है। चलिए, किरचॉफ साहब का द्वितीय नियम, नंबर 2 हेडिंग लगा लीजिए, द्वितीय नियम। दूसरा नियम बेटा क्या था? नियम तो बहुत बड़ा है ना? थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। चलिए खैर, आप नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया? किसी बंद पाश के भिन्न भिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, एक सर्किट देखिए आप पहले, तब आपको मजा आएगा। ये एक सेल है और ये आंतरिक, ये एक प्रतिरोध है। ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E1 मान लीजिए, ये प्रतिरोध है, इसको R1 मान लीजिए। फिर बेटा एक ये सेल है और ये एक प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, इसका विद्युत वाहक बल E2 और इसका प्रतिरोध R2 मान लीजिए। ठीक, ये लीजिए, ये आपने एक सर्किट बनाया और इस प्रतिरोध को आप मान लीजिए R3। अब ये सेल है, ये सेल की धन प्लेट है, तो धारा ऐसे निकलेगी धन प्लेट से। मान लो धारा प्रवाहित हो रही इस सेल से I1 और इस सेल से प्रवाहित होने वाली धारा है I2। तो बेटा I1 यहां से यहां आ गई, देखो ऐसे आ गई यहाँ, और I2 यहां से यहां आ गई और दोनों मिली तो यहां चल दी। ये कितनी चल दी? I1 प्लस I2 हो गया ना मिलके, और I1 प्लस I2 बेटा इसको मिली और फिर ये धारा ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, और जब यहां पहुंची तो बेटा इसमें से I1 प्लस I2 जा रही ना यहां पर, और जब यहां पहुंची तो I1 प्लस I2 जो यहां तक पहुंची उसमें से कुछ यहां और कुछ यहां निकल गई। यहां वही निकल गई जो यहां से निकली थी, I2 निकली थी, तो बेटा I2 अपने घर पहुंच गई और यहां से बची I1, तो I1 बेटा अपने घर पहुंच गई। राइट, इस तरह से हमने देखा कि पूरे सर्किट में 2 बंद पास हो गए। ठीक, ये पहला बंद पास मान लो और ये दूसरा बंद पास मान लो। अब आप उनका नियम सुनो। किसी भी बंद पास के भिन्न भिन्न खंडों में बहने वाली, ये पूरा बंद पास है, उसके 2 खंड है। किसी बंद पास के भिन्न भिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजी योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजी योग के बराबर होता है। यह है किरचॉफ का दूसरा नियम। समझो, इस पास में, जैसे इस बंद पास को देखें, इस बंद पास को, बंद पास का मतलब जहां से आप चलो वहीं पे आ जाओ। देखो यहां से चले, मान लो यहां से चले, ये फिर ये फिर ये फिर ये, हो गया बंद। मान लो ये वाला बंद पास ले लो, तो यहां से चले ये और ये, हो गया बंद। मान लो ये पूरा बंद पास ले लो, बीच की लाइन हटा दो, तो यहां से चले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, हो गया बंद। तो अगर जैसे ये बंद पास लिया तो आप देखो यहां से ध्यान से, ये धारा कितनी प्रवाहित हो रही? I1 है ना, किस प्रतिरोध में? R1 में। तो धारा और उसके संगत, मतलब उस प्रतिरोध में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही? I1। तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल यानी I1 इंटू R1। फिर आगे बढ़े, इसमें धारा कितनी है? इस प्रतिरोध में धारा कितनी है? I2 है ना, तो I2 इंटू R2। अब इसका विद्युत वाहक बल E1 है, उसका विद्युत वाहक बल E2 है, तो I1 R1 प्लस I2 R2, यानी धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजी योग हो गया। किसके बराबर होगा? उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजी योग के बराबर होगा।
तो अब विद्युत वाहक बल का योग कर दो। बेटा धारा ऐसे जा रही थी और जब आप ऐसे चलोगे तो पहले ऋण प्लेट मिली, फिर धन धन, तो ऋण से धन मिलने पे विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा यानी E1। और आगे बढ़े, अब ऐसे जा रहे हैं। अब देखो बेटा, अब आप ऐसे जा रहे हो तो धन से ऋण प्लेट मिल रही है, धन से ऋण मिल रही तो विद्युत वाहक बल कैसा होगा, माइनस का E2। ठीक, तो E1 माइनस E2, ये है उसका चक्र। चलिए खैर नियम लिखिए आप। किसी बंद पाश के भिन्न भिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजी योग, बीजगणितीय योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजी योग के बराबर होता है। यह था किरचॉफ का नियम। अगर हम इसके मतलब समझो, किसी बंद पाश के भिन्न भिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजी योग, ऐसे समझो, उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजी योग के बराबर होता है। यह है किरचॉफ साहब का दूसरा नियम। फिर से सुनिए आप। किसी बंद पाश के भिन्न भिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजी योग उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजी योग के बराबर होता है। राइट बेटा, इसी तरह एक इसमें भी नोट पॉइंट लिख लो आप, है ना। जैसे इसमें क्या लिखा था, इस नियम को धारा का नियम भी कहते हैं ना। इसी तरह बेटा इस नियम को यानी किरचॉफ साहब के दूसरे नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं। कौन सा, वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। ब्रैकेट में आप ऐसे लिख लेना KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जैसे इसमें बताया था, ये आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है ना। और बेटा ये वाला जो है वो धारा संरक्षण को व्यक्त करता है, सॉरी ऊर्जा संरक्षण। यह ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना बेटा इंपॉर्टेंट ये आपका किरचॉफ के नियम थे, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो हो गया। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो भी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आध साल कहीं अगर मिस हो जाए तो मिस हो जाए, वरना हर साल आने वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएट क्वेश्चन। इस चैप्टर का नहीं, पूरी फिजिक्स का वैल्यूएट क्वेश्चन। चलिए, हमने बताया था शुरू में ही कि इस चैप्टर से बेटा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। बस ये दो क्वेश्चन इतने कीमती हैं, इस फिजिक्स के मतलब नग हैं, ये फिजिक्स के हीरे हैं ये। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। क्या लिखेंगे क्वेश्चन, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति कीजिए। चलिए आंसर में आप हेडिंग लगा लीजिए बेटा, व्हीट स्टोन सेतु। देखिए व्हीट स्टोन साहब ने, व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था, पहले आप उसको ध्यान से देखिए, समझिए, फिर हम उसका प्रूफ करेंगे, बाद में हम उसका प्रूफ भी करेंगे। जैसा उन्होंने कहा वही आपको सिद्ध भी करना है। क्या कहा पहले आप उसको सुनिए। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं को
इस प्रकार संयोजित करें कि उसके एक विकर्ण में धारा मापी और दूसरे विकर्ण में सेल लगा दें। तब यदि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी कोई विक्षेप न दे तो उस चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। शायद हमारी इस बकवास को आप समझ नहीं पाए होंगे। आप खुद ही कह रहे होंगे क्या आप बंदे। आप बोर्ड पे देखिए, एक हमने समांतर चतुर्भुज लिया और तो आराम से चित्र को जितना अच्छा बेटा आप समझ लो, बस चित्र को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। हम कोई आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं बेटा कि चित्र आपका अच्छा बन जाए, सुंदर बन जाए, खूबसूरत बन जाए। आप सबसे पहले ये बताओ कि ये एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं। अरे भाई, हम ऐसे बना दें और चाहे हम ऐसे बना दें, उससे क्या है, तिरछा रख दें इसको, है तो समांतर चतुर्भुज। इस समांतर चतुर्भुज का हमने नाम दिया बेटा ए बी सी डी। बहुत आराम से एक एक पॉइंट को समझना, रटना नहीं है बेटा, कहानी बहुत लंबी है, लिखोगे तो आप परेशान हो जाओगे। मतलब रट के समझ लो बस, फिर लिख देना, फिर क्या है, चाहे जितनी लंबी। एक समांतर चतुर्भुज, इसमें चार भुजाएं होंगी, ए बी बी सी ए डी सी डी। ठीक, हर भुजा में एक एक प्रतिरोध लगा है बेटा, एक एक प्रतिरोध लगा है। ठीक, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया, इसको S मान लिया। और अब चतुर्भुज में दो विकर्ण होंगे। विकर्ण का मतलब दो विपरीत कोणों को मिलाने वाली रेखा। तो अगर हम B और D दो विपरीत कोण हैं, इनको मिला दें तो एक विकर्ण बेटा ये हो जाएगा, और A और C दो विपरीत कोने हैं, इनको मिला दें तो एक विकर्ण ये हो जाएगा। लेकिन दो विकर्ण हम देख रहे हैं कि काट रहे हैं एक दूसरे को, हमें उससे बचना है। उससे बचने का एक उपाय हमने आपको ये निकाल दिया कि हम उस विकर्ण को जो A और C को कनेक्ट कर रहा, हमने उसको अंदर ही अंदर ना जोड़ के हमने उसको बाहर ही बाहर जोड़ दिया बेटा, ऐसे जोड़। ठीक, A से C कनेक्ट हो गया, सांप मारा लाठी नहीं टूटी, यही तो फायदे की सौदा। बेटा इस विकर्ण में हमने एक धारा मापी लगा दिया। क्या लगा दिया? धारा मापी, G फॉर गन, G फॉर गैल्वानोमीटर, एक धारा मापी लगा दिया। एक बेटा यहां पर हमने कुंजी लगा दी के। ये जो दूसरा विकर्ण है, इस दूसरे विकर्ण में बेटा एक हमने सेल लगा दिया, एक कुंजी बेटा हमने इसमें भी लगा दी। मान लो ये कुंजी K1 है और ये कुंजी K2 है। कहानी समझ में आ रही ना? यही लिखना है जो हम आपको समझा रहे हैं, रटोगे तो कुछ भी नहीं आप कर पाओगे। अब सेल की ये धन प्लेट है बेटा, तो आप भी जानते हो कि सेल से धारा तो प्रवाहित होगी, लेकिन कब? जब हम इस कुंजी, बेटा अभी तो कुंजी खुली है ना, गौर से देखो, कुंजी खुली है, अभी कनेक्ट नहीं है, तार टूटा है। और जब कुंजी को हम बंद करेंगे, कुंजी दबाएंगे तो धारा प्रवाहित होने लगेगी। बेटा सेल से I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और धारा ये जा रही है, धारा ये जा रही है। आराम से समझना एक एक चीज को। और जब बिंदु A पर पहुंची तो धारा को जाने में दो रास्ते मिल गए, तो उसने कहा अब क्या करें, तो कुछ इधर चलेगी और कुछ इधर चलेगी। ठीक, तो मान लो कि इस I एम्पियर की धारा के दो भाग हो गए, उसमें से एक भाग I1 मान लो वो यहां निकल गया, और दूसरा भाग I2 मान लो
और वो यहां निकल गया। ठीक बेटा, जब I1 यहां से चली, I1 यहां से चली तो बिंदु बी पर पहुंचे, और बी पर पहुंचने के बाद फिर दो भागों में बटेगी। मान लो कि कुछ हिस्सा यहां आ गया और कुछ हिस्सा यहां आ गया। ध्यान देना, बी नोटेड टू पॉइंट। जो हिस्सा धारा का यहां आया, गैल्वानोमीटर अगर उसको विक्षेप नहीं दे रहा, रीड नहीं कर रहा, उसका मापन नहीं कर रहा, तो बेचारी मायूस होके यहां से वापस चली जाएगी बिंदु बी पर, और फिर इससे जो जो भाग यहां चला गया धारा का, उससे आवाज देगी चिल्ला के, रुको रुको मैं भी आ रही। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये जो I1 यहां पहुंचने के बाद दो भागों में बटी थी, कुछ यहां और कुछ यहां, तो जो यहां आई थी वो तो वापस चली गई मायूस होके, वो भी इसी के पीछे लग गई, बोली रुको हम भी चल रहे। तो इसका मतलब फिर से पूरी I1 बन गई। भाई I1 के ही तो दो भाग यहां पर हुए, और जब बचा हुआ भाग यहां जो आ रहा था वो भी चला गया, तो फिर से I1 बन गई। ये I1 बेटा यहां आई और बिंदु सी पर आई। ठीक, अब ध्यान देना, बिंदु सी पर I1 आ चुकी है। अब हम चले बिंदु ए से I2 लेके, और I2 कहां पहुंची बेटा, बिंदु डी पर पहुंची, और वही हालत इसकी भी करी गई। इसको भी मार ढकेल के भगाया गया। I2 से कुछ हिस्सा बेटा जो यहां निकल गया था वो तो जिंदाबाद है, वो तो ससुराल में खुश है अपने, लेकिन यहां से बेटा कुछ हिस्सा जो यहां निकल गया था उसको इन लोगों ने इतना धक्काया मारा, इतना डांटा, इतना परेशान किया कि बेचारी मायूस होकर लौट आई और बोली हम भी चल रहे हैं दीदी। तो इसके साथ चल दी, फिर से I2 बन गई यहाँ, और I2 यहाँ से ये चली, I2 ये चली, ये चली, और I2 यहां पहुंची। I1 वहां से पहुंची, I2 यहां से पहुंची, और दोनों फिर से मिल गई। तो जब I टूटी थी तो दो ही भाग तो हुए थे, I1 और I2, और जब दोनों भाग फिर से मिल गए तो I1 प्लस I2 यानी कुल धारा I बन गई ना, और I ये चली आ रही, I ये चली आ रही, और अपनी मंजिल तक आ गई। ये है बेटा करंट की सप्लाई सर्किट के अंदर। अब देखिए चित्र में ही सब कुछ है। अब व्हीटस्टोन साहब ने क्या बताया था, उस सिद्धांत को अब आप समझिए। उन्होंने ये बताया था कि अगर एक समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं को हम इस प्रकार से जोड़ दें कि एक विकर्ण में धारा मापी, अब मेरी कहानी समझ में आएगी आप, एक विकर्ण में धारा मापी और दूसरे विकर्ण को सेल के द्वारा जोड़ दें, और जब सेल द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है तो सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी कोई विक्षेप न दे तो सेतु संतुलित माना जाता है। सेतु संतुलित माना जाता है। और संतुलित होने का मतलब क्या बताया, फिर उन्होंने बताया कि अगर सेतु संतुलित है, इस स्थिति में समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के, अब समांतर चतुर्भुज ये है बेटा, संलग्न भुजाएं कौन सी कहलाएंगी, इस बिंदु से जो दोनों भुजाएं निकल रही हैं वो संलग्न कहलाएंगी। जो किसी एक ही बिंदु से निकला है वो संलग्न, जैसे ये और ये, या इस बिंदु से जो निकल रही ये और ये संलग्न है। इस बिंदु से जो निकल रही ये और ये संलग्न है। इस बिंदु से जो निकल रही ये और ये संलग्न है। लेकिन इस बिंदु से निकलने वाली ये वाली और इस बिंदु से निकलने वाली ये दोनों संलग्न नहीं है, ये दोनों संलग्न नहीं है। समझ गए होगे संलग्न? तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, दो संलग्न भुजाओं, देखो जैसे इस बिंदु से ये और ये दो भुजाएं निकल रही, तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात यानी P अनुपात Q शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये है बेटा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, और यही चीज हमको प्रूफ करना है। अब आप अपना पेन चलाइए, जो हेडिंग डाल ली ना, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार यदि समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं को इस प्रकार समायोजित किया जाए
कि उसके एक विकर्ण में धारामापी और दूसरे विकर्ण को सेल द्वारा जोड़ दिया जाए। तब सेल से धारा प्रवाहित करने पर यदि धारामापी कोई विक्षेप ना दे तो सेतु संतुलित माना जाता है। सेतु संतुलित माना जाता है। इस स्थिति में समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। राइट, ये हो गया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। और यही चीज अब आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जैसे ये दो भुजाएं ले ली तो P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है। यही चीज आपको सिद्ध करना है। आप हेडिंग लगा लीजिए, आज की लास्ट हेडिंग, उत्पत्ति, प्रूफ। बस बेटा, इसके डेरिवेशन में इसको सिद्ध करने में कुछ भी नहीं है, 3 लाइन का है, लेकिन इसकी कहानी जरा थोड़ी सी लंबी है। उसको आप समझे क्या लिखेंगे, अपने मन से बनाना। माना एक समांतर चतुर्भुज, बेटा बहुत गौर से सुनना। माना एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसकी 4 भुजाएं AB, BC, AD, CD जिनके प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R और S हैं। इसके एक विकर्ण में धारामापी और दूसरे विकर्ण में सेल लगा है। इसमें दो कुंजियां K1 और K2। कुंजी K1 को दबाने पर सेल से I धारा प्रवाहित होती है जो बिंदु A पर दो भागों I1 और I2 में बट जाती है। धारामापी के विक्षेप ना देने के कारण जो धारा भुजा AB में है वही BC में होगी और जो धारा भुजा AD में है वही CD में होगी। तब अब यहां देखो आप, तब बंद पाश अब देखो बेटा, दो बंद पाश दिख रहे हैं, पहला ये और दूसरा ये। पहला बंद पाश का मतलब जहां से चलो वहीं लौट के आ जाओ तभी तो बंद होगा। समझो, ए से चले, बेटा आप 2 लाइनें समझना बस। ए से चले, बी पर पहुंचे, बी से डी पर आए, डी से ए पर आ गए, बंद हो गया। दूसरा बंद पाश बाद में ले। तो जब हम ए से चले, अब चलने का तरीका समझना। आप जिस तरफ जा रहे हैं अगर धारा उसी तरफ जा रही है, ठीक, तो धनात्मक होगी, वरना ऋणात्मक। तो आप जिस तरफ जा रहे हैं धारा तो उसी तरफ जा रही है। तो धारा कितनी है? I1 और उसके संगत प्रतिरोध, यानी उस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही उस तार का प्रतिरोध कितना? P। दोनों का गुणा करो, यही तो बताया था, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल उस पाश में लगने वाले विद्युत वाहक बल के वीजी योग के बराबर होता है ना। तो धारा और प्रतिरोध का गुणा हमने किया। कौन सा बंद पाश लिया? ABDA में। बंद पाश ABDA में I1P बना, I1P धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। अब कहां पहुंच गए? B पर। अब चलिए भाई, B से अब D पर आना है। तो बेटा इसमें तो कोई धारा ही नहीं प्रवाहित हो रही, इसमें तो भगा दिया तलब यार, इसमें तो कोई धारा प्रवाहित हो नहीं रही। सीधे आ जाओ, ब्लैंक एकदम खाली D पर। अब चले हम D से A पर। तो बेटा इस तार में कौन सी धारा है? I2 और प्रतिरोध क्या है? R। तो दोनों का गुणा क्या बना? I2 × R। लेकिन आप ऐसे जा रहे हो और धारा ऐसे आ रही है तो माइनस का होगा, माइनस I2R और बराबर विद्युत वाहक बल 0। वहां पे कोई सेल ही नहीं मिला उतने रास्ता में, सेल तो अलग लगा। तो बेटा I1P और इसको इस तरफ ले आओ तो बराबर में I2R। ये पहला इक्वेशन हो गया।
बस दूसरा इक्वेशन देख लीजिए, बंद पास ये वाला ले लो, यहां से चलो बी सी डी बी, आपको यहां से नहीं चलना, आप यहां से चलो सी डी बी ए, हमको यहां से नहीं चलना, हम यहां से चलेंगे डी बी सी ए सी डी, चाहे जहां से चलो, ठीक। चलिए बी सी डी बी, बंद पास बी सी डी बी में, है ना, ध्यान दो, बी सी डी बी में, यहां से चले बी से सी की तरफ, धारा I1, और जहां हम जा रहे हैं वही तो धारा जा रही है, और प्रतिरोध Q, तो I1 Q, ठीक। सी पे आ गए, अब सी से चलो डी पे बेटा, तो जब सी से डी पे चले तो धारा I2 और प्रतिरोध S, तो I2 इंटू S, लेकिन हम तो ऐसे जा रहे हैं और धारा तो ऐसे जा रही है, तो माइनस का देंगे बस, माइनस I2S, और बराबर कोई सेल नहीं मिला, 0। तो I1Q इसको इस तरफ ले जाओ तो बराबर में I2S हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। बस बेटा फर्स्ट में सेकंड का भाग दे दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। फर्स्ट में क्या है, I1P अपॉन फर्स्ट बाय सेकंड I1Q, इस तरफ का हो गया। अब इस तरफ आ जाओ बराबर में, फर्स्ट में क्या है I2R और अपॉन I2S, ठीक। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया बेटा, क्या बचा P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, ठीक। अब आप ध्यान दो बेटा, दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात P और Q, दो संलग्न भुजाएं हैं कि नहीं, दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, हेंस प्रूफ। ये था बेटा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इस चैप्टर के आपको हमने पूरे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें से बेटा 2 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जितनी तारीफ आप कर सकें, जितने बार उसमें वेरी लगा सकें उतना इंपॉर्टेंट है वो, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक। उम्मीद रखिए आप मुझसे, मेरा भरोसा रखिए, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हम आपको बता रहे हैं, इन 2 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार श्योर, ठीक। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, और कल के सेकंड पार्ट में हम आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, टॉप 10 न्यूमेरिकल्स कल बताएंगे। और तब तक के लिए बेटा आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई की बढ़िया तैयारी करिए, और तब तक के लिए बेटा बाय। एक चीज का बेटा और ख्याल रखना, आते टाइम हम आपसे कहते हैं कि आप सबका मोस्ट वेलकम है बेटा हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर में। तो बेटा हमारा जो YouTube चैनल है, छोटा सा YouTube चैनल फिजिक्स बाय इमरान सर, बेटा उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देने की आप लोग कोशिश करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि चैनल थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स देंगे चैनल में, तो हो सकता है कि यही रिस्पॉन्स आपके एग्ज़ाम के बाद आपके छोटे भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा बन के निकले। हो सकता है कि इसी रिस्पॉन्स से हम आपके छोटे भाई बहनों को दुनिया की जो समस्याएं फिजिक्स में लगी रहती हैं, उन समस्याओं से हम दूर रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपका रिस्पॉन्स बताएगा कि आगे हमें बढ़ना है या थम जाना है।